लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठाएं। शायद ऐसा समय आपको नहीं मिला होगा। ऑब्जेक्ट टाइप हम नहीं पढ़ा पाते और इससे आपको ऑब्जेक्ट टाइप्स मिल ही गए, और वो भी कैसे, हर टॉपिक के मिल गए, हर टॉपिक के हर प्रकरण के आपको ऑब्जेक्ट टाइप मिले। ठीक है, तो मेरे मित्रों आइए और जुड़िए और फिर हम आपकी चर्चा करते हैं ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न पे। ठीक है, तो मौर्यकालीन कला, ठीक है, जो मौर्यकालीन कला है उसके बारे में मैंने आपको कल बताया था। जब तक मेरे विद्यार्थी, मेरे प्रिय मित्र जुड़ेंगे, मात्र 4 मिनट में उसका रिवाइज करा रहा हूँ। मौर्यकालीन कला को 2 भागों में बांटा गया, राजकीय कला और लोक कला। राजकीय कला वो थी जो राजा से प्रेरित होकर के राजकीय कर्मचारी उनका निर्माण करते थे। जैसे विशेष करके इसमें मैंने 5 लिखाई हैं, तो विशेष पहले पहले आपके लिए 4 इंपोर्टेंट हैं। सबसे पहले महल, जिसे राजप्रसाद कहते हैं, गुहा, स्तूप, स्तंभ, शिला, ये सब क्या राजकीय कला के अंतर्गत आते हैं। एक बात और ध्यान रखना, राजकीय कला का सबसे पहले उल्लेख, केवल राजकीय कला का सबसे पहले उल्लेख आ जाए तो एरियन करना है, एरियन। और यदि महल कहते हैं पाटलिपुत्र नगर का विस्तृत अध्ययन आ जाए तो आपको मेगास्थनीज करना है। केवल राजप्रसाद कला का उल्लेख एरियन और राजप्रसाद के अर्थात नगर पाटलिपुत्र नगर का उल्लेख मेगास्थनीज, ये ध्यान रखना। लोक कला का उल्लेख अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है मेरे मित्रों। ठीक है, आप सब आए हुए, अभी मैं आपसे बातें करूंगा, केवल रिवाइज करा रहा हूं जब तक मैं आपको। लोक कला, लोक कला में हमने आपको 3 भाग पढ़े। लोक कला किसे कहते हैं कि जनता स्वयं प्रेरित होकर के, स्वयं जो स्वतंत्र कलाकार होते हैं और प्राइवेट कलाकार होते हैं जो मानो, वो अपनी प्रेरित होकर के कुछ कलाओं का निर्माण करते हैं। जैसे 3 कला बता रखी थी मैंने, पत्थर की मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ, और चौथा क्या था, मृणमान, मिट्टी के बर्तन। ध्यान रखना, लोहे के किसी मूर्ति, पत्थर या कोई भी लोहे का प्रयोग इसमें नहीं हुआ। लोहे का प्रयोग केवल हथियारों में होता था, लेकिन कला में लोहे का प्रयोग नहीं हुआ, ध्यान रखना इस बात को। फिर मैंने आपको बताया विशेष करके 4 पत्थर की मूर्तियां आपको बताई थी। एक आपको चवर चारणी स्त्री की मूर्ति, जो कहाँ से मिली है, दीदारगंज पटना से मिली है, जो मौर्य काल की उत्कृष्ट नमूना कहा जाता है, उत्कृष्ट मूर्ति कहा जाता है। लेकिन प्रसिद्ध मूर्ति मथुरा, ठीक है, मथुरा से मिली है, परखम गांव से मिली है, जो यक्ष की मूर्ति है। जबकि आपको पटना से जो दीदारगंज से मिली है वह एक यक्षी की मूर्ति है। यक्षी की मूर्ति क्या होती है कि एक महिला होती है, और मैं आपको शायद कोशिश करूँगा जब अगली वीडियो है उसमें मैं आपको डलवा दूंगा उसकी इमेज। और एक महिला होती है, इसके बच्चे होता है, और चवर होता है। चवर का मतलब है, जैसे आपने गुरुद्वारा में देखा हो, गुरुद्वारा में और हवा से ठीक है, हाथ में लेकर के पंखा सा होता है, तो ऐसी चवर होता है गदा की तरह, आगे उसमें हवा के लिए लगे होते हैं बड़े बड़े से धागे लगे होते हैं, वो चवर होता है। और सिर पे कहते हैं गुथा हुआ होता है। चेहरा एक मुस्कान, बड़ी प्यारी मुस्कान वाला चेहरा है, पूरा गठीला शरीर महिला का होता है, और उसके पेट के ऊपर, ठीक है, थोड़ी सलवटें होती हैं, और उसके जो हाथ है उसमें चूड़ियाँ, एक मोटा सा कड़ा होता है, और अधो वस्त्र पहने होती है, और उसके दोनों बच्चों के बीच में कहते हैं कि लटका हुआ एक त्रिकोणी, एक मंगलसूत्र के नुमा एक हार होता है। ऐसे करके उसकी विशेषता बहुत सुंदर होती है, और जो एक कहते हैं आसन पे खड़ी हुई हैं, ऐसी मूर्ति को हम यक्ष कहते हैं, जो दीदारगंज पटना से सबसे उत्कृष्ट नमूना मिला है मौर्य काल का। ऐसे यक्ष की मूर्ति जो सबसे प्रसिद्ध है वह है आपकी परखम की मथुरा की है। इसमें भी एक पुरुष को दिखाया गया है, वो पत्थर का है, ठीक है, जिसे मणि भद्र कहते हैं। ये भी मैंने आपको बताया मेरे मित्रों। फिर इसके बाद मैंने आपको 2 नारी की मूर्ति और बताई थी, गज लक्ष्मी, जिसे कहते हैं बौद्ध धर्म की देवी कहा जाता है। फिर है आपकी 34 साल वंजिका की मूर्ति, जो सबसे प्रसिद्ध है लुम्बिनी की, जबकि विदिशा से भी मिली है, हमारे एमपी से भी मिली हैं, सांची के स्तूप पर लटकी हुई भी है। लेकिन लुम्बिनी ग्राम, यहाँ पे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, और वहाँ पे इसकी मूर्ति मिली है। साल वंजिका की मूर्ति बहुत ही प्रसिद्ध है, वह भी 3 भाग, त्रिवंग सुदर्शन चक्र, मतलब त्रिवंगन जैसी सुंदरता है, चेहरा पे बड़ी मनमोहक मुस्कान है, और उसके जो पूरा शरीर भरा हुआ है, नीचे अधो वस्त्र है, ऐसे करके, और एक साल की पीढ़ के नीचे
खड़ी हुई है और वह है आपकी सालवंजी मूर्ति लुम्बिनी ग्राम से मिली है, जो विदिशा से भी हमारे यहाँ प्रसिद्ध मिलती है, भारतीय कला। ध्यान रखना, सालवंजिका की मूर्ति को भारतीय मोनालिसा कहते हैं, इंडियन मोनालिसा कहते हैं मेरे मित्रों, ध्यान रखना। एक बात फिर एक और मैंने शायद आपको नहीं कराई, उससे भी ऐड कर लेना। 4 के बाद 5वीं एक पत्थर की मूर्ति, 4 पत्थर की मूर्ति मैंने आपको करा दी, 5वीं पत्थर की मूर्ति ध्यान रखना। एक है प्रशस्त्र हाथी, हाथी अर्थात पत्थर का हाथी जो धौली उड़ीसा से मिला है, ये भी पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, रह गया सब मेरे से कल, तो आपको नहीं कराया हो तो उसमें लिख लेना 5वीं पत्थर की जो मूर्ति है धौली, जो हाथी की है, एक चट्टान से निकलता हुआ दिखाया गया है। ठीक है, ऐसे करके मैं आपकी इमेज किसी न किसी समय आपको बता दूंगा, उनकी इमेज भी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, ये है मृद मूर्तियां मिली हैं और मृद मूर्तियां सभी जगह से मिली हैं, कोई नहीं है। मृदवान उत्तरी काली पॉलिश वाले बर्तन मिले हैं। तो ये मैंने आपको बताया था राजप्रसाद के बारे में, पाटलिपुत्र के कहते हैं कुंभहार, और आपको काबली बाग से कहते हैं वो सॉरी ठीक है, बुलंदी जो बुलंदी बाग है बुलंदी बाग, और आपको कुंभहार से कहते हैं कि पाटलिपुत्र नगर के अवशेष मिले हैं। ईश्वर ने इसका उल्लेख किया है। 3 के कथन मैंने बताए थे कि गंगा सोन नदी के किनारे बहुत सुंदर है, ये मेगस्थनी ने कहा था। शेषा और उससे भी सुंदर महल हैं, इसके महल हैं पाटलिपुत्र के, वह किसने एरियन ने कहा था। और इसके जो महल हैं लकड़ी के वो देवी देवताओं द्वारा निर्मित है, ना कि किसी मनुष्य द्वारा। ये किसने कहा था, ये फायान ने कहा था। ये मैंने आपको कराए थे। ठीक है, अब बात करते मैं रिवाइज के रूप में आपको कराया। अब मेरे मित्रों से बात कर लेता हूँ, फिर मैं आपके क्वेश्चन। निशा शर्मा जी, विकास जी जुड़े हुए हैं, रवि फौजदार जी, अंजू जी, आप अपना अपना। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो जब हम आपसे बातें करेंगे। और आपका पहला प्रश्न क्या है, डेली डेली हड्डी क्या है, डेली क्यों नहीं, डेली क्या है, डेली क्यों नहीं पढ़ाते हो, डेली क्या, अच्छा डेली तो पढ़ा रहे हैं विकास जी। डेली का मतलब रेगुलर, भैया रेगुलर ही चल रही है, एक दिन पढ़ता हूँ एसटीसी की क्लास के चक्कर में नहीं थी। ठीक है, कि कहाँ से मिली है, ये क्या है, डोले हिंदी में लिख दो आप। ठीक है, शब्द हैं कि दूर से नहीं दिखाई देता तो आपको, क्योंकि चमक रहती है लैपटॉप पे। डोले हाड़ी की कहाँ से मिली है, डोली हाड़ी तो पता नहीं, हमने तो नहीं सुना अंजू जी ये। ठीक है, ऐसे कुछ अपशब्द हैं जो प्राइवेट बुकों में डाल देते हैं। यदि मोर का संबंध होगा या हिंदी में आप लिखें तो मैं आपको समझ सकता हूँ, या पूरी लाइन लिखें तो मैं आपको समझ सकता हूँ इसका आंसर क्या होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन नहीं है, और ऐसे मैंने आज तक तो नहीं पढ़ी डोली हाड़ी की मूर्ति कहाँ है कैसे है। ठीक है, हिंदी में लिख दें आप, अभी बताते हैं। अब देखिए पहला प्रश्न मेरे मित्रों आपके सामने है, ध्यान से इसका आंसर देना मेरे मित्रों। हाँ जी, MP सिंह जी, अंजू जी, समझ नहीं आया क्वेश्चन, ठीक है, आप हिंदी लिख देना, थोड़ा सा हिंदी में टाइप करा देना, या फिर बाद में आपको जब भी समय मिले पहले आप इस क्वेश्चन पे आओ, फिर देखते हैं, कमेंट में लिख देना, मैं आपको हिंदी में मैं आपसे पढ़ लूंगा ध्यान से। अब देखिए, पाटलिपुत्र एक प्राचीर से घिरा खूबसूरत नगर है जिसमें 570 बुर्ज हैं, 64 द्वार हैं। उक्त कथन किसका है। अभी मैंने रिवाइज कराया पूरा, अभी मैंने आपको रिवाइज कराया। नीतू जी का आंसर एक आ गया, नीतू जी का आंसर एक आया, बीरू जी का, विष्णु जी का भी 2 आया, पिंकी जी का 1, नथन जी का 1, गुड़िया पचौरी जी का 1, निशा शर्मा का 1, तनु जी का 1, सरिता का 1, बबीता का 1, IIT जी का 1, रीना जी का 1, पूनम, ठीक है, पूनम जी का भी 1 है, रुद्र जी का भी है, जिन्हें सोनू जी, MP, तनु जी, अंजू जी, बहुत बढ़िया, पुष्पेन जी, ब्रजेश जी, दुराचार्य जी, आकाश जी, आपके कृष्णा चौधरी, संतोष जी, रजनी राज, विष्णु सैनी, रुद्र सिंह, अनूप जी, सभी का 1-1 है। इसका मतलब है आपने ध्यान से मेरी 5 मिनट की क्लास, ब्रजेश जी आपने ध्यान से, रजत शर्मा जी का भी आंसर ए है, आपने ध्यान से मेरी रिवाइज की क्लास सुनी, इसी को रिवाइज कहते हैं। ध्यान रखना, मैंने आपको ये तरीका एक भविष्य में आपको एक मॉरल दिया है, जैसे आपको पूरा टॉपिक आ जाए मनन करते हुए 5 मिनट फटाफट रिवाइज कर दो अपने हाथों में। रुद्र सिंह जी, ये मैंने आपको पढ़ने का तरीका बताया है। इसका मतलब है जब पेपर हो, पेपर से पहले पूरा सिलेबस ऐसे हो जाना चाहिए, और कॉपी निकाल लो, कॉपी में पहले टॉपिक लिख दो, फटाफट पहला टॉपिक फटाफट बोल दो, मुझे माने
नहीं कुछ रह गया फटाफट देख लो, ऐसे रिवाइज करते जाओ। मैं जो करें, यदि आपने ऐसे रिवाइज कर लिया जैसे मैंने बताया, और आपके हाथों पे कॉपी खोलने की जरूरत नहीं पड़ी, केवल हाथों से ही आपको पूरा रिवाइज हो गया नीति जी, तो ध्यान रखना इंडिका बुक में है, इंडिका बुक तो है नहीं है, एरियन नहीं इसका अध्ययन किया है, ठीक है, मुझे बताना। तो ये मैंने आपको तरीका बताया, तो वास्तव में आपका आंसर सही है। और आपका आंसर क्या है, आप अनेक प्राइवेट बुकें पढ़ लेते हो जो बड़ी दिक्कत करती हैं बच्चों के लिए, ठीक है, बड़ी परेशान होते हैं। बस मैं ये कह रहा हूं कि 100% बच्चे यदि अनुभव करना, मैं तो ये कह रहा हूं कि यदि ऑनलाइन में कोई पेपर हो, इनके अलावा कोई भी पेपर आया हो, उसमें ऑप्शन ढूंढना और आपको आराम से 98% क्वेश्चन आप क्लियर कर दो, ये गारंटी मेरी है। मेरी इस क्लास को वीडियो को देख करके लिखना और कोई भी पेपर हल कर लेना, ये गारंटी मैं दे रहा हूं आपको। बस इतना पढ़ो, एक्स्ट्रा कुछ जो गलत शब्द है उल्टा सीधा बिल्कुल मत पढ़ो, ठीक है। ब्रजेश जी, सरता जी, मैं आपको कोई कमी नहीं छोड़ रहा, किसी टॉपिक में कमी नहीं छोड़ रहा मैं आपको, ठीक है। ये आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बताइए दिलीप जी, बताइए दिलीप भाई साहब, ये आपका आंसर एक है। दूसरे क्वेश्चन पे पहुंच जाइए। इसके राज प्रसाद की शान शौकत का मुकाबला ना तो सूसा और ना ही एक वतना ने राजमहल कर सकते हैं, ये कथन किसका है, किस विदेशी यात्री का है, किस विदेशी का है जी? हाँ जी, संतोष जी, सरता जी, रुद्र जी, ब्रजेश जी, नीतू जी, MP सिंह, रुद्र जी, रजत शर्मा जी, आंसर दीजिए मेरे मित्रों। बहुत बढ़िया मेरे मित्रों, आंसर दीजिए और बताइए इसका आंसर। मैंने आपको एक एक कला ऐसी आपने अपनी बुकों में भी नहीं पढ़ोगी आपको, क्योंकि पेपर में यही आएगा, आपके यही सिलेबस होता है, हमें सिलेबस लेके पढ़ना है। सिलेबस क्या कह रहा है, कला संस्कृति कह रहा है, तो कला संस्कृति आपको पढ़ना है, ठीक है। रुद्र सिंह जी, अनूप जी, MP सिंह जी, गुड़िया जी, नीतू जी, ठीक है। तनु जानकर जी का आंसर सबका 2 चल रहा, संतोष जी का 1 है, विष्णु जी का 2 है, पूनम जी, आर्यन, बहुत बढ़िया, पिंकी जी का 2, संतोष जी का 2, नीतू सिंह जी का आर्यन, ब्रजेश गुर्जर जी का 2। हाँ मेरे मित्रों, फटाफट अपनी लाइक कर दें और हमारे क्वेश्चन देखो, यदि आपको वास्तव में क्वेश्चन लग रहे हैं। और महेश कश्यप जी, रजत जी, अंजू जी, रजनी जी, द्रोणाचार्य जी, तनु जी, बहुत बढ़िया, कृष्णा जी, जोही जी, नीतू जी, निशा शर्मा जी, ठीक है, मनोज चौधरी जी, सरता जी, दिलीप जी, IIT MP, बबीता, सभी का आंसर एरियन है। तो शानो शौकत, विदेशी शानो शौकत की बात कर रहा है, तो आपको आंसर क्या हो गया इसका, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना, मेगास्थनी, फायन, हैंगसंग, चाणक्य, और यहाँ में आंसर है ही ना है, ठीक है, इसमें आंसर है ही नहीं है। राजप्रसाद की शानो शौकत मुकाबला सूसा से, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन टाइप गलत हो गया और आपने सही आंसर दे दिया। मैं तो यही देख रहा था कि देखते हैं आंसर कौन सही दे रहा है डायरेक्ट। वास्तव में इसका आंसर जो आपका एक वतना और शानो शौकत का मुकाबला सूसा, ये ईरान की राजधानी के महल हैं, ईरान की राजधानी के महल हैं। और वास्तव में इसका आंसर क्या है, ठीक है। ऑप्शन में जाकर के आपने एरियन किया और ऑप्शन में वो है ही नहीं है, तो ये तो बोनस मिलेगा भाइयों, आपके लिए बोनस है। लेकिन आपने आंसर डायरेक्ट दिया, यदि आप डायरेक्ट आंसर देने सीख गए, इसका मतलब है आप सही पढ़ रहे हो, यही है आपको, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये ध्यान रखना, तो इसका आंसर एरियन है, ऑप्शन में कोई भी नहीं है, ठीक है, ऑप्शन है ही नहीं इसमें, तो बोनस के रूप में है। लेकिन आपको याद रखना है ये कथन एरियन का था, ठीक है। आगे बात करते हैं दूसरे की। ये मानव कृति ना होकर, ठीक है, देवताओं द्वारा निर्मित है, ये कथन किसका है? ये मानव कृति ना होकर देवताओं द्वारा निर्मित है, ये कथन किसका है? हाँ जी, आंसर दीजिए, तीसरे का आंसर दीजिए। 20 क्वेश्चन है आपके सामने, पूरे 20 प्रश्न है मेरे मित्रों, और आपको आंसर देना है। पूरे 20 प्रश्न है और आपको पूरा आंसर देना है, ध्यान रखना मेरे मित्रों, फटाफट आंसर दीजिए। हाँ जी, क्या आंसर है इसका? ये मानव कृति ना होकर देवता, 3 ही कथन बताए थे मैंने। देखो क्रम याद रख लो, सबसे पहले बुर्जों के बारे में सबसे पहले मैगस्थनी आ गया था, उसके बाद एरियन आया, उसके बाद फायान आया। तो आंसर क्या है? इसका आंसर हो गया फायान। तो ये फायान ने कहा था ये गुप्त काल में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आएगा। गुप्त काल में आया था। किस काल में आया था? ये गुप्त काल में आया था। उस समय मगध के राजा, गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य
जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय कहा जाता है। बहुत बढ़िया ब्रजेश जी, कपूर जी, ब्रजेश जी, रजत जी, दिलीप जी, पंकज जी, रुद्र सिंह जी, संतोष जी, विष्णु सैनी, विष्णु जी, अम्बेद जी, बहुत बढ़िया आपका आंसर है। ठीक है, तो मेरे मित्रों फटाफट आंसर दीजिए, अभी कठिन प्रश्न आने वाले हैं, वे प्रश्न आने वाले हैं और जो हमारे पेपर में भी आएंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे ही मौर्यकाल खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें मौर्यकाल में से प्रश्न ना आता हो, जैसे मौर्यकाल खत्म हो जाएगा आपको मैराथन के रूप में लगभग 50 से 60 प्रश्न, ऐसे 50 प्रश्न कराए जाएंगे जो सदाबहार प्रश्न होते हैं, अक्सर पेपर में घुमा फिरा के वो पूछ ले जाते हैं। तो मैंने मौर्य काल पे 50 प्रश्न तैयार कर दिए हैं, लगभग 2 घंटे की क्लास आपको ली जाएगी। ठीक है, एक दिन आपको बता देंगे और अभी से मौर्य काल को अच्छा कर लो। मौर्य काल को मैं क्यों करा रहा हूँ, हम अब यदि पुलिस लेवल से चलें, कांस्टेबल पटवारी हो, उसमें विस्तार से कला संस्कृति पूछेगा। रीट हो, रीट में तो 1 प्रश्न या 2 प्रश्न आते हैं इसमें से। फिर है फर्स्ट ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड में कोई भी पेपर आरपीएससी एग्जाम कोई भी लेती है, आरपीएससी कोई भी एग्जाम लेती है, कर्मचारी राजस्थान कर्मचारी आयोग कोई भी एग्जाम लेता है, मौर्य काल में से डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक प्रश्न देता है। और सब्जेक्ट तो हमारे ही हैं, इसलिए मेरे मित्रों एक कांस्टेबल से लेकर के, एक चपरासी की श्रेणी से लेकर के, और कांस्टेबल से लेकर के, पटवारी से लेकर के, और कहते हैं और आरपीसी आरएएस तक इसमें से प्रश्न आते हैं। इसलिए मौर्य काल को मैं ऐसा करा दूंगा कि आप आरएसपी का एग्जाम आराम से फायर कर लोगे, मौर्य काल का प्रश्न आराम से हल कर लोगे। ठीक है बबीता जी, ठीक है। और आपका आंसर क्या हुआ, ठीक है, 2 हुआ। अगला प्रश्न देखिए, चौथा पढ़ें, चौथा प्रश्न पढ़िए। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल बना था। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये आईएएस में आया हुआ है। ठीक है, बताइए आंसर क्या है इसका, बताइए इसका आंसर। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किसका बना था, बताओ मेरे मित्रों फटाफट बताइए, किसका बना हुआ था। विकास जी का 3, विकास जी का 3, नीतू जी का 3, एमपी जी का आंसर दीजिए। विकास जी का 3, 4 का 3, 4 का 3, बबीता जी, तनु जी, विकास जी, गुड़िया जी, जूही जी, संतोष जी, रुद्र जी, विकास जी, पिंकी जी, निशा जी, 3 आंसर चल रहा है। रुद्र सिंह जी का भी, विकास जी का, सरता जी, ब्रजेश जी, कृष्णा, अनूप जी, कपूर चंद जी, पूनम जी आईआईटी, बहुत बढ़िया, रवि कुमार जी, बहुत बढ़िया, विकास जी, रुद्र जी आपका, तनु जी, विकास जी, रीनू जी, रीना जी आपका भी आंसर अवलेज। ठीक है, अंकित सिंह जी, विष्णु जी, रुद्र सिंह जी, अंजू जी, विजय, संतोष, बहुत बढ़िया। और लकड़ी के बने होते थे, लकड़ी के, लेकिन अशोक काल के समय, अशोक काल के समय किसके बने होते थे, लकड़ी के स्थान पर किसके आ गए, पत्थर के आ गए। अतः पत्थरों का विकास, मकानों में पत्थरों का विकास पूर्णतः मौर्य काल में माना जाता है। ये ध्यान रखना, अशोक के समय नगरों या महलों में लकड़ी के स्थान पर पत्थरों का प्रयोग शुरुआत हुई। एक बात और ध्यान रखना कि भारत में जो मूर्ति कला में जो बताई थी, भारत में जो मूर्ति कला का विकास सिंधु सभ्यता से हुआ, लेकिन वास्तविक रूप से जो विकास हुआ मौर्य काल से हुआ। ऐसे ध्यान रखना, पत्थरों का प्रयोग, ठीक है, अशोक के समय पत्थरों का प्रयोग, लेकिन पाटलिपुत्र के महल हैं वो लकड़ी के हैं, इसलिए किनके बने होते थे, लकड़ी के बने होते थे। तो ये आपका 4 आंसर हुआ। ठीक है, हाँ जी रीना जी आगे बात करें। अब देखिए 5वां प्रश्न आपके सामने है, पढ़ें, बताइए। आकाश जी, बबीता जी, एमपी जी, गीता जी, नमस्ते गीता जी बताइए, विकास जी, दुराचार्य जी बताइए, 5 का आंसर बताएं। 5वां क्वेश्चन है, किस विद्वान ने पाटलिपुत्र को पॉलीव्रोथा कहा। 5 का 3 मैगस्टीन चल रहा है। ठीक है, तनु जी ने बताया, नीतू जी ने बताया, 3 आंसर। गुड़िया जी बहुत बढ़िया, बबीता जी, रुद्र जी, जूही जी, पिंकी जी, ब्रजेश जी, सरता जी, नथन सिंह जी, एमपी जी, सबका आंसर 3 चल रहा। विजय जी, पुष्पेन जी, सेरेन जी, दुराचार्य जी, रवि कुमार जी, सरता चौधरी जी, पंकज सिंह जी, अनूप जी, विजय, रजत, पूनम, रोतेश कुमारी जी, विष्णु जी, अंकित जी, एमपी सिंह जी,
तनुजी ब्रजेश जी, IIT सोनू कदम, रुद्र सिंह जी, अनु, दिलीप, ब्रजेश जी, रश्मि जी, आकाश जी, कपूर चंद जी, संतोष जी, बबीता जी, रजनी राज, संतोष, सीता, सोनू, संतोष, सुरभि। ठीक है, तो सोनू जी आपका आंसर है, संतोष जी का आंसर है, तो बहुत बढ़िया। रवि कुमार जी आपका आंसर सभी का सही है। और किस विद्वान ने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा था? तो आंसर 3 चल रहा है और वास्तव में आंसर इसका मेगास्थनीज है। तो मेगास्थनीज ने ही पाटलिपुत्र को क्या कहा था? ठीक है, पॉलीब्रोथा कहा था। अब बात करते हैं 5वें का, पढ़िए। कुंभहार बुलंदी वाग का संबंध प्राचीन काल में किस नगर से लगाया जाता है? तो किसकी बात कर रहे हैं हम? बुलंदी वाग, कुंभहार, जो पटना के एक नगर हैं, इनका संबंध किस नगर से लगाया जाता है? तो पटना को प्राचीन काल में क्या कहते थे? मेरे मित्र इसका आंसर सभी देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, सबका 100% मेरे जितने विद्यार्थी मैंने अभी नाम बोले थे सभी का आंसर एक चल रहा है। रुद्र सिंह जी, तनु जी, नीतू जी, रोतेश जी, आकाश, शैलेंद्र जी, विजय जी, निशा शर्मा जी, संतोष जी, नीतू सिंह जी, पिंकी जी। ठीक है, रुद्र सिंह जी, रवि कुमार जी, MP सिंह, सरता, संतोष, पुष्पेंद्र, दुराचार्य जी, पूनम जी, रजनी राज जी, कपूर जी, IIT अनूप सिंह जी, MP सिंह, संतोष जी, कुसुमा। बहुत बढ़िया सोनू, आपका भी आंसर सही है। रीना जी, विजय, बबीता जी, सोनू, रजत शर्मा, बहुत बढ़िया। और आपने आंसर दिया। ठीक है, पर्दे के पीछे भी छुपे हुए हैं, वह भी आंसर दें। अंजुदी, रोतेश कुमारी जी, मेरे मित्र जो देख रहे हैं, मेरे प्रिय मित्र जितने भी देख रहे हैं, वह भी आंसर देने की कृपा करें। लाइक कर दें, लाइक से आंसर दे दो। क्वेश्चन तो आपको बढ़िया चल ही रहे हैं, इतना तो आपको बनता है दिलीप जी। तो आंसर ये क्या हो गया इसका? कुंभार कम संबंध किससे है? पाटलिपुत्र से है। नॉर्मल क्वेश्चन है। 7वें क्वेश्चन पे आ जाओ। चंद्रगुप्त के महलों की पहचान कुंभहार बुलंदी वाग के रूप में पाटलिपुत्र से की है? किस विद्वान ने की है? किसने कहा कि ये दोनों गांव पाटलिपुत्र से वर्तमान में पटना है? पाटलिपुत्र से इसकी तुलना, अर्थात इनको बताइए पाटलिपुत्र ही था। किस विदेशी विद्वान ने कहा? आंसर दीजिए। नीतू सिंह जी का 7 का 3, स्पूनर, विकास जी का 1, रुद्र सिंह जी का 3, स्पूनर, बबीता जी का स्पूनर, गुड़िया जी का 3, नीतू जी का, तनु जी का 3, पूनम जी का 3, रुद्र सिंह का, निशा शर्मा जी का 3, संतोष जी, पिंकी जी, नीतू सिंह जी, नथनी, सरिता जी, जूही जी, शैलेंद्र जी, कृष्णा, पंकज, सबका आंसर 3 चल रहा है। आकाश जी, अनूप जी, विष्णु, MP सिंह जी, विकास जी, सभी का आंसर 3। IIT विकास, कसु, कपूर जी, रश्मि जी, सोनू जी, MP जी, बहुत बढ़िया। विकास, संत जी, जितने मेरे मित्र हैं, और सभी का आंसर फटाफट चल रहा है। मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, इतने आंसर इतने जल्दी फटाफट दिए, बहुत बढ़िया। बस आप अब तो एग्जाम आ जाए और जब तक आपकी तैयारी हो जाए और आराम से आपका सिलेक्शन होना है। ठीक है मेरे मित्रों, और आंसर क्या है इसका? स्पूनर है। आंसर क्या है इसका? स्पूनर है। क्या आंसर हुआ इसका? स्पूनर। विकास जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, सभी मेरे मित्रों, रीना जी, जितने मित्र हैं बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। अब आपको कठिनाई स्तर चलता जाएगा, ये भी नॉर्मल है। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुंभहार से प्राप्त हुए हैं? तो ये क्वेश्चन, ठीक है, मैं आपको आंसर बता देता हूं सीधा। अभी आपने बताया इस क्वेश्चन को, आप आराम से इसका आंसर दे देते, समय ना खराब करें, अगले प्रश्न पे पहुंचे। देखिए आगे, बताइए। 9वें क्वेश्चन पे पहुंच जाइए। 8वां क्वेश्चन नॉर्मल है और बुलंदी बाग प्राचीन स्थल है, ये भी नॉर्मल है। 8 और 9। 8 और 9 के आंसर आपको फटाफट दो। मैं नहीं बोल रहा, मुझे लगता है सभी आंसर देंगे। ठीक है, सबका आंसर यही चल रहा है, क्योंकि अभी ये लगातार एक जैसे क्वेश्चन आपको आ चुके हैं। ये मैंने IAS के पेपर थोड़े से पुराने ले लिए हैं, UPSC MPSC के। तो बुलंदी बाग प्राचीन स्थान किसका है? ठीक है, सबका आंसर 2 चल रहा है। ठीक है, फटाफट आगे पहुंचते हैं अपने कठिनाई स्तर की ओर। इसके बाद लास्ट में कठिनाई स्तर के थोड़े से प्रश्न आने वाले। सरता जी, MP जी, विकास जी, संतोष जी, पूनम जी, सत्यन जी। ठीक है, तो आपके 10 तक तो सरल हैं ये मानो। बताइए, अब आपके क्वेश्चन आ गए
ताकतवर मजबूत दिलीप जी। 10वें का अंजू जी ब्रजेश जी का आंसर सही चल रहा था। 9 का 2 चल रहा है। बहुत बढ़िया मेरे मित्रों, बहुत बढ़िया। ऐसे पढ़ते जाओ और वह समय और वह लक्ष्य दूर नहीं जब हम अपने लक्ष्य पे सीधे तिरंगा झंडा जैसे कहते हैं अपने भारत का गाड़ते हैं, ऐसे विजय लक्ष्मी का, ठीक है, विजय का पताका फहराएंगे रश्मि जी। बहुत बढ़िया। तो बताइए इसका आंसर, 10वें का आंसर बताइए। 10 का 3 नीतू सिंह ने दिया, रश्मि जी ने दिया, बबीता जी। 2 आंसर नीतू जी, 3 आंसर गुड़िया जी, विकास जी, निशा जी, अंका जी, तनु जी, बबीता जी, संतोष, नत्थन जी, विकास जी, पिंकू जी, सरता जी, जूही जी, जूही लवानी आंसर सही दिलीप कुमार जी ने, कृष्णा जी ने, सत्यन जी ने, पूनम जी ने, जितने मेरे मित्र हैं, विकास जी हैं, ठीक है, कपूर जी ने, पंकज जी ने, पुष्पेन जी ने, ब्रजेश जी ने, संतोष IIT, सभी का आंसर 3 चल रहा है। बहुत बढ़िया पढ़ के आ रहे हो। तो सड़क पर कीचड़ फैलाने पर, ठीक है, तो आंसर क्या चल रहा है आपका, सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। और एक क्या लगाया जाता था, एक जुर्माना था। तो ये क्या था, एक ये भी ध्यान रखना क्या था, एक जुर्माना था, पंकोद कसी निरोधे। तो सड़क पर कीचड़ फैलाने वाला एक पंको, पंख याद करना, कीचड़ होती है पंख, गंदगी, ऐसे याद कर लो बस। पंख, पंख होती है कीचड़, पंख को कहते हैं कीचड़। वैसे इतना पूरा नाम याद नहीं रहे, पंख याद कर लो। जो गंदगी होती है, कीचड़ होती है नीचे वाला, ठीक है, वह है सड़क पर कीचड़ फैलाने वाला। ये आपका 3 आंसर हुआ, ठीक है। दुराचार्य जी आगे बढ़े ध्यान से। आपके डले हुए फर्स्ट ग्रेड 2020 में, ये अभी फर्स्ट ग्रेड हुआ है जनवरी में, शायद ये क्वेश्चन मैंने वहां से उठाया है। देखो ये क्वेश्चन ज्योग्राफी का लग रहा है आपको, लेकिन इतिहास के, हिस्ट्री के पेपर में आते हैं। पर्वत और कहते हैं श्रेणियां, पर्वत या चट्टानें, पर्वत क्यों पूछे जाते हैं कि पर्वत को पार करके विदेशी आए थे, इसलिए जब भी हम पढ़ाते हैं कुछ पर्वतों का उल्लेख करते हैं, इसलिए ये पेपर में ये क्वेश्चन मैंने देखा है। सेकंड पेपर में, हिस्ट्री का जब सेकंड का पेपर होता है तो एक उसमें से पर्वत श्रेणी पूछी जाती है, या कोई दर्रा पूछा जाता है, या पर्वत श्रेणी पूछी जाती है, या दर्रा पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है, क्योंकि विदेशी किसी पर्वत श्रेणी से या दर्रे से होकर के आए थे, या किसी नदी को पार करके आए थे। तो पर्वत श्रेणी, प्राचीन काल की नदियां, ठीक है, और दर्रा, ये 3 चीज ज्योग्राफी के हैं। लेकिन हमारे यदि बच्चे हिस्ट्री के जुड़े हों, ध्यान रखना, जिन पर हिस्ट्री है सेकंड फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड पेपर में, तो ये 3 चीज याद रखना। नदी याद करनी है आपको, कोई राजा किस नदी को पार करके आया, किस नदी के किनारे आया, किस पर्वत श्रेणी से पार करके आया, किस दर्रा से आया। तो ये पेपर आपके हिस्ट्री का पेपर है, हिस्ट्री के पेपर में आया है मेरे मित्रों। हिंदू कुश पर्वत चल रहा है। अब ध्यान से मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, आप आंसर दें। भारतवर्ष की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी नहीं है। भारतवर्ष की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर निम्न में से कौन सी श्रेणी नहीं है। अब देखो, तो वो कह रहा प्राचीन भारत चल रहा है, ध्यान रखना, प्राचीन भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी नहीं है। अब देखो, सुलेमान, किरदर, हिंदुकुश और पटकोई, ये 4 दे रखी हैं, तो बताइए कौन सी नहीं है। ध्यान रखना, उत्तर पश्चिमी सीमा पर हिंदुकुश पर्वत थी, उत्तरी वाले भाग पे सुलेमान था, किरदई थी, पटकोई नहीं थी, ठीक है। तो इसका आंसर पटकोई है मेरे मित्रों। उत्तरी पश्चिमी सीमा हिंदुकुश पर्वत, जो आपका सिकंदर आया था, सिकंदर जो आया था हिंदुकुश पर्वत श्रेणी से और खैबर दर्रा से पार करता हुआ आया था। तो ये इसलिए क्वेश्चन अफगानिस्तान में मानते हैं, ये अफगानिस्तान में, ये पाकिस्तान में है, ठीक है। तो ये 6 श्रेणियां हैं, तो ध्यान रखना। पटकोई नीचे उत्तरी पश्चिमी सीमा की बात कर रहा है, वो दिशा पूछ रहा है प्राचीन भारत की, प्राचीन भारत, नत्थन सिंह 4, तो प्राचीन भारत की दिशा पूछ रहा है, वो प्राचीन भारत की बात करें। प्राचीन भारत पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत में था, ये तो बाद में अलग हुए, ठीक है। प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं तो उत्तरी पश्चिमी सीमा की बात कर रहा है, दिशा पूछ रहा है, ठीक है। तो पटकोई नहीं है, ये केवल उत्तर में है। हम बात करें उत्तर पश्चिमी की ओर बात करें, और ज्योग्राफी वाले से पूछ लेना कि पटकोई कौन सी श्रेणी में आती है। आगे बात करें 12वां, ये भी आप बता दोगे। प्राचीन भारत का कालखंड अर्थात समय पूछ रहा है, जिसमें मंडप कूपों, ये भी आपको फर्स्ट ईयर 2020 में, घेरदार कुएं सबसे पहले किस काल में उल्लेख मिलते हैं।
अर्थात घेरदार कुएं सबसे पहले किस समय बनवाए गए, पहले किस समय बनवाए गए, सबसे पहला मेरा उत्तर सही था। बहुत बढ़िया रुद्र जी, हाँ जी बहुत बढ़िया। ऐसे प्रश्न आते हैं, आप ज्योग्राफी पढ़ते तो ये भी ध्यान रखना उत्तर पश्चिम में क्या है, आपको दिशाएं हिस्ट्री जीके में पूछी जाती हैं और आंसर आप एक दे रहे हो, बहुत बढ़िया। मौर्य काल तो चल ही रहा है तो आंसर तो एक होगा ही होगा, ठीक है। तो घेरदार कुएं का निर्माण सबसे पहले भारत में मौर्य काल में शुरू हुए, तो इसका आंसर क्या हो गया, आपका मौर्य काल हो गया मेरे मित्रों, ठीक है। बहुत बढ़िया आंसर आपका, सभी का आंसर सही चल रहा है। पूनम सिंह जी, सिसोदिया जी, ब्रजेश जी, गुर्जर जी, बहुत बढ़िया। एमपी सिंह जी बहुत बढ़िया, मौर्य काल है। संतोष जी, रश्मि जी, मेरे जितने मित्र हैं, रीना जी, पुष्पेन जी, बबीता जी, बहुत बढ़िया। अनूप जी, पूनम जी, ब्रजेश जी, बहुत बढ़िया आपने आंसर दिया। अजय जाट जी, बहुत बढ़िया। अजय जाट जी आपका अभिवादन, ठीक है। सरता जी आपका भी आंसर सही है। संतोष जी, संतोष शर्मा जी आपका आंसर सही है। सत्येंद्र जी का भी, सोनू जी का भी आंसर सही है। रवि जी का, कनक जी का, कनिशक, ठीक है, कनिशाक, हाँ जो आपका नाम है कनिशक, ठीक है, जो भी है बहुत बढ़िया नाम है आपका। रीनू डागोर जी, आकाश जी, बहुत बढ़िया, और आपका आंसर सही है, बहुत बढ़िया आपका। और ये आंसर मौर्यकाल हुआ। 12 में क्वेश्चन पहुंच जाओ। 12 के बाद अगला 13वां प्रश्न मेरे मित्रों, 13वें प्रश्न में ध्यान दीजिए। 13वें प्रश्न में ध्यान दीजिए, मौर्य काल में उदक वहा गए। मैंने कहा था कठिनाई स्तर होता आ रहा है। उद्रक या आपको हिंट के लिए उद्रंक, इसे उद्रक या उद्रंक भी कहते थे। बताइए, अब आ गया ध्यान से। मैंने आपको पुरानी वीडियो देख के आए हो तो आप आंसर रश्मि ने दिया एक आंसर, गुड़िया जी ने बहुत बढ़िया, बबीता जी ने बहुत बढ़िया। कठिन क्वेश्चन होते हुए आपने तो बिल्कुल सटका दिया बड़े हल्के से ही, और क्वेश्चन हो गया। मौर्य काल में उद्रंक या उदक वास्तव में सिंचाई कर था, ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर आपने दिया। एक सिंचाई कर माना जाता था। उद्रंक या उदक एक सिंचाई कर था। बबीता जी, नत्थन सिंह जी, अनूप जी, पूनम जी, ब्रजेश जी, IIT, रुद्र जी, कानिक, ठीक है, कनिक्स जी, विजय जी, ब्रजेश जी, पिंकी जी, बहुत बढ़िया। विकास जी, विष्णु जी, तनु जी, MP सिंह जी, बहुत बढ़िया आपका आंसर चल रहा है और आपके आंसर सही चल रहे हैं। कृष्णा, ठीक है, बहुत बढ़िया। पुष्पेन जी, रश्मि जी, तनु जी, बहुत बढ़िया आंसर आपके। गीता सिंह जी का, अजीत सिंह जी का, दिलीप जी का, बहुत बढ़िया, ठीक है। आकाश जी का, दुराचार्य जी का, रोतेश कुमारी जी का, रीना डागुर जी का, कुसुमा जी का, बहुत बढ़िया आंसर आपका एक चल रहा है और आंसर हुआ एक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न पे। ध्यान से, कठिनाई स्तर आता जा रहा है, ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से पढ़िए मेरे मित्रों। गीता सिंह जी, कुसुमा जी, सरिता जी, बताइए मेरे मित्रों, फटाफट लाइक करते जाइए, अपने मित्रों को भी लाइक करते जाइए, अपने मित्रों को बताइए। बहुत बढ़िया पढ़ाई चल रही है, ऐसे आवास हो रहा है जैसे ऑफलाइन की क्लास चल रही हो, हम साक्षात सर के आगे बैठे हुए हों, वास्तव में ऐसी क्लास चल रही है। कृष्णा जी, 13 का ए बताया, सोनू जी ने एक बताया, सोनू जी ने एक बताया, रुद्र सिंह जी ने एक बताया, बहुत बढ़िया। तनु जी एक चल रहा है, नत्थन सिंह जी एक। तो मौर्य काल कला की राजकीय कला के अंतर्गत कौन सी कला नहीं आती? तो मौर्य काल राजकीय कला के अंतर्गत कौन सी कला नहीं आती? नहीं आती। इसका मतलब है 3 राजकीय कला के उदाहरण हैं, एक उदाहरण नहीं है, क्योंकि 4 ऑप्शन है। तो बताइए, राजा प्रसाद आते हैं, गुहा आती है, स्तूप आता है, कौन नहीं आता? बहुत बढ़िया आपने आंसर दिया विजय जी, ठीक है, कृष्णा जी, विष्णु जी, ब्रजेश जी, बबीता जी, बहुत बढ़िया, मान गए आपको। वास्तव में पढ़ाई आप घर में कर रहे हो, नहीं तो मोबाइल लेके घर वाले मोबाइल लेके बैठ रहे थे। बहुत से घर वाले कहते हैं छोरा हमारा पढ़ रहा, छोरी हमारी पढ़ रही है, लेकिन वास्तव में तुम तो पढ़ रहे हो, इसे कहते हैं पढ़ना। बेवकूफ बनाने वाले घर वालों को बेवकूफ खूब बना रहे हैं। बहुत से मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, कहा करो लाला पढ़ रहा हूँ, और पता नहीं कहाँ पढ़ रहा है, लेकिन आपको मालूम पड़ गया वास्तव में अच्छी तरह से आप क्लासें ले रहे हो, एक एक चीज को आप लिख रहे हो। वास्तव में ये आपकी मेहनत जो वर्तमान में मेहनत चल रही है और आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाली है, रैंक अच्छी रैंक लेकर के आने वाली है, ये मेहनत आपको बहुत काम आएगी। मान जाओगे कि भाई ऐसा हुआ था भागेश कुमारी जी, और आपको भी भागेश कुमारी आपका स्वागत है, तो आप भी मान जाओगे कि लॉकडाउन में हमने पढ़ा और ये काम हमें इतना आ रहा है। बहुत बढ़िया, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करते जाओ,
ठीक है, ये मत कहो कोर्स कब होगा, पेपर तो आपको पेपर तो अभी धीरे धीरे चल रहा है, तो हम भी धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन अपना सिलेबस लेकर चल रहे हैं, पूरा सिलेबस दोबारा इस टॉपिक को ना पढ़ना पड़े। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब है आपका 15वां प्रश्न, पढ़िए। किस स्थान से चावर धानी स्त्री की मूर्ति, ठीक है, चावर धानी स्त्री की मूर्ति, बताइए बताइए मेरे मित्रों। ठीक है, पढ़ते रहिए और अपना सिलेक्शन होगा, पक्का होगा, इस आशा में पढ़िए। और किसी कोई कैसा कहता है इसका आंसर सुनो उसका आंसर जब पढ़ाई के समय सो, ठीक है, जैसा भी है आपकी ही मेहरबानी है सर, चिंता मत की संतोष जी, बहुत मेहनत कीजिए और आपको इतना मैटर दे दूंगा, ठीक है, प्राचीन भारत का, कि प्राचीन भारत हर कोई नहीं करा पाता, ना कर पाते हैं, बस ऊपर ऊपर से निकाल देते हैं। प्राचीन भारत इस लॉकडाउन में आपका बहुत ही अच्छी तरह से होने वाला है, कोई दूसरी किताब की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऑथराइड चीज मिलेगी। जूही जी, कृष्णा जी, तनु जी, गुड़िया जी, विजय जी, संतोष जी, ब्रजेश जी, पूनम जी, ठीक है, तो बहुत बढ़िया, कनक जी, ब्रजेश जी, बहुत बढ़िया, संतोष जी, दिलीप जी, तनु जी, बहुत बढ़िया, IIT दुराचार्य जी, संतोष जी, भागेश कुमारी जी, आपका भी आंसर, अनुप जी आपका आंसर, कृष्णा जी, ब्रजेश जी, अजय जी, बहुत बढ़िया, अजय जी आपने भी आंसर अच्छा दिया, अजय शर्मा जी, अजय जी, अजय, अंजू जी का आंसर सही है, MP जी का आंसर, भागेश जी का, रोतेश जी का, रश्मि जी का, पुष्पा जी का, सरिता का, रुद्र का, रीना जी का, गीता सिंह जी का, बहुत बढ़िया आंसर, और आपका आंसर बहुत बढ़िया है, मान गए। सत्येंद्र पाल पिपल जी, ठीक है, सत्येंद्र जी बहुत बढ़िया, आपका रवि कुमार जी बहुत बढ़िया आंसर, और इस प्रकार तैयारी करते जाइए। और आपका आंसर क्या हो गया, चावर धाने की मूर्ति दीदारगंज थे, दीदार है गो छोरी थे, ऐसे याद कर लियो। दीदार कहाँ भयो, चावरधानी स्त्री से, चावरधानी स्त्री दीदार भयो पटना में, वास्तव में कहाँ पे है ये, पटना बिहार में है। तो दीदार कहाँ भयो, ठीक है, एक चावरधानी महिला से, सुंदर महिला जो मैंने अभी आपको बताई थी, एक सुंदर, ठीक है, कटकाठी वाली और बहुत ही मुस्कान, मोहिनी मुस्कान वाली, और कहते हैं वक्ष स्थल वाली, गठिले शरीर वाली, और पेट पे कहते हैं लकीरों वाली, और इस प्रकार बहुत सुंदर का दीदार कहाँ हो गया, हमें पटना में जाके लड़की का है गई, आप जाना ही, ठीक है, ऐसे याद कर लें। आप तो कैसे भी याद करें, बस सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है, बनो कैसा भी किसी को बुरा लगे, हमें सिलेक्शन लेना है, उल्टा सीधा कैसे भी याद करो, अपनी ट्रिक बनाइए और आराम से आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 16 में निम्न में से किस यक्ष की मूर्ति को, यक्ष है, ठीक है, यक्ष कर लेना इसका, यक्ष की मूर्ति को मणिभद्र कहा जाता है, मणिभद्र। तो यक्ष की मूर्ति जिसे क्या कहते हैं, हम मणिभद्र कहते हैं, वह कौन सी है, कुसुमा कुमारी जी, ठीक है, कुसुमा जी का आंसर 1 आया, नीतू सिंह जी का 1, 16 का 1, तनु जी का 1, बहुत बढ़िया, सब आंसर देंगे, मुझे आशा है सभी के 20 में से 20 क्वेश्चन चल रहे हैं, लग रहा है कि 20 में से 20, यदि आपके 20 में से यहाँ चल रहे हैं तो पेपर में यदि आपका पेपर हुआ, और मैं तो ये कह रहा हूँ कि जैसे 10वीं क्लास में आजकल 96, 95, 98 मेरिट आती हैं, तो वो कमाल तुम दिखा दो, आपके आप भी दिखा दो कि 98, 95 दुनिया देखती रही है, 98% नंबर हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, मेहनत करो। क्या 10वीं का बच्चा कोई ज़्यादा बड़ा तो होता नहीं होता, लेकिन उसकी तो अनेक किताबों वो भी तो लिखता है, तुम तो ऑब्जेक्ट टाइप कर, तो मेहनत करो ना, लग जाओ उसमें, 95% से ऊपर की आशा करो, और ठीक है, ठोक दो, आपके अपना सिलेक्शन ठोक दीजिए। कपूर जी, अजय जी, कृष्णा जी, दिलीप जी, ठीक है, मेरे अनेक मित्र हैं और इस क्लास को पढ़ रहे हैं, जो टीचर हैं, जो 3rd ग्रेड के टीचर हैं, 1st ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया आप आए और आप इस क्लास को ले रहे हो, और आपका नेट भी सिलेक्शन, नेट भी आपका क्लियर होगा। यदि हिस्ट्री के पेपर में आपके कुछ भी क्वेश्चन आए तो आराम से प्राचीन भारत में जाएंगे, 1st ग्रेड में मौर्यकाल तो आता ही है, 1st ग्रेड में मौर्यकाल तो आता ही है, रीट में भी आता है, पुलिस पटवार में आता है, सभी का होगा। ठीक है, मेरी क्लास में एक नेट सेलेक्टर लेक्चरर तक के बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं, एक कांस्टेबल से लेकर लेक्चरर तक के बच्चे जुड़े हुए हैं, बड़ी आशा है अपने अपने बढ़िया जो आपके पढ़ने वाले मित्र हैं उनको भी आप जोड़ें। ठीक है, तो इस प्रकार यक्ष की मूर्ति मणिभद्र और परखम
परखम कहाँ पे है? मथुरा। जैसे हम मथुरा से आगरा की ओर जाते हैं, मथुरा आगरा के रोड पर परखम गांव पड़ता है, वहां से कहते हैं ये यक्ष की मूर्ति मिली है। और राजस्थान में यक्ष की मूर्ति कहाँ से मिली है? बताइए, राजस्थान में यक्ष की मूर्ति। एक क्वेश्चन मैं आपको यहां बता दूं, राजस्थान में यक्ष की मूर्ति कहां से मिली है? मैंने बता दी, यक्ष क्या हुआ करते थे? स्थानीय लोक देवता। एक ऐसा व्यक्ति कहते हैं कि कटकाली वाला, लंबा तगड़ा, कहते हैं लगभग इसकी 7 फुट 6 फुट के ऊपर ऊंची है परखम की। तो राजस्थान में यक्ष की मूर्ति कहां से मिली है? और मैंने उस दिन बताया था राजस्थान में यक्ष की मूर्ति बताइए, और बहुत बढ़िया एमपी सिंह ने बताया नौ ये रहा हमारा, ठीक है। मात्र सिटी से, भरतपुर सिटी से मात्र 2-2.5 किलोमीटर है। 9 गांव से मिली है यक्ष की मूर्ति। बहुत बढ़िया योगिता जी, 9 से मिली है, ठीक है। मेरे गांव के पास है बच्चामदी 9, बहुत बढ़िया। देख के आ सकते हो, यक्ष की मूर्ति खड़ी हुई है वहां, आप देख सकते हो। वहां पर एक छोटा सा मेला, जिससे गांव में स्थानीय भाषा में योगिता जी, अजय जी, नत्थन सिंह जी, ये स्थानीय भाषा में उससे क्या कहते हैं? मेला, जात, सॉरी जात कहें, जात देख जा रहे हैं, ठीक है। 9 गांव में मेरे बच्चामदी गांव, पैतृक गांव नौगाम, बहुत बढ़िया। जो नौगाम है, नौगाया, नौगाम नहीं नौगाया है उस रोड पे, और 9 वाले रास्ते के बीच में आपका नौगाम पड़ता है, और वहां आपको, ठीक है, यक्ष की मूर्ति तो राजस्थान से नौगाम में मिली है, ध्यान रखना। कौन सी नदी के किनारे? भरतपुर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? हाँ जी, एमपी जी, हमारे गांव में ही, मानो हमारे गांव के ही। बता सकते हो भरतपुर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? या नौ सभ्यता किस नदी के किनारे पाई है, ये आता है, ठीक है। नौ सभ्यता किस नदी के किनारे, ये सीधा प्रश्न आता है। राजस्थान में पढ़ते हैं नौ सभ्यता, नौ सभ्यता के नाम से है। नौ सभ्यता किस नदी के किनारे है? ठीक है, आपको यहां करा दूं तो रूपा रेल, रूपा रेल, ठीक है, रूपा रेल। रूपा रेल, नौ सभ्यता रूपा रेल नदी के किनारे बसा हुआ है, जो पीछे आपको स्ट्रीम जा रही है, तो ये रूपा रेल है, ध्यान रखना। नौ सभ्यता। मेरे मित्रों बहुत बढ़िया, ठीक है, आप आए और आपका सबका स्वागत है। मेरे नए पुराने मित्र जितने भी जुड़े हुए हैं, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बताऊंगा। आपका 17वां प्रश्न आपके सामने, साल भंजिका की मूर्ति, साल भंजिका की मूर्ति जिसे भारत की मोनालिसा कहते हैं, इसकी सुंदरता जब आप मूर्ति देखोगे, देखते रह जाओगे, मानो पूरा नूर उसी में उतार दिया हो। बहुत सुंदर मानी जाती, तभी तो तस्कर आए थे, जर्मनी तक पहुंच गई थी, जर्मनी इसकी प्रदर्शनी लगाई गई थी, फिर जर्मनी से इसको यहाँ लाए थे। और वर्तमान में कहते हैं भारतीय साल भंजिका की मूर्ति, वर्तमान भारतीय साल भंजिका की मूर्ति। आप आंसर दें, 17 का आंसर दें, जब तक मैं इसकी थोड़ी सी इतिहास बता रहा हूँ। भारतीय साल भंजिका की मूर्ति ग्वालियर का किला है, वहां पे गुर्जरी महल है, गुर्जरी संग्रहालय के नाम से है। जैसे हम ग्वालियर के किले पे जाएंगे, पूर्वी द्वार से जाएंगे, और वहां एक बादलगढ़ का दरवाजा है, खुलते ही वहां पे एक संग्रहालय लिखा हुआ है, और सबसे पहले वही पड़ता है, वहां पे 7 तारों में बंद देवी, भारत की 7 तालों में बंद देवी। ये भी क्वेश्चन आता है कि भारत की कौन सी देवी है जो वर्तमान में अब भी 7 तालों में बंद है? वो साल भंजिका की मूर्ति है। अर्थात ये मूर्ति कैसी है? कहते हैं एक बहुत ही सुंदर महिला, देखती रह जाओ, इतनी सुंदर, ठीक है, बहुत ही सुंदर है। मैंने अभी आपको व्याख्या रिवाज में बताई थी। और एक साल के पेड़ को पकड़े हुए है, कोई क्या कहता है, एक किंवदंती और सुनाई जाती है, लुम्बिनी नेपाल में भी है। जूही लवानिया जी, यहाँ तो लुम्बिनी नेपाल ही आएगी, ठीक है। तो लुम्बिनी नेपाल कपिल वस्तु यहाँ आएगी, ठीक है, तो ध्यान रखना। लेकिन अब मैं आपको भारतीय साल भंजिका नेपाल में ही जो मानी जाती है, नेपाल संग्रहालय में रख दी गई है। लेकिन कोई क्या कहता है कि जब लुम्बिनी ग्राम के जंगलों से कपिल वस्तु में पढ़ते हैं, महामाया जी प्रस्थान कर रही थी, जंगल को पार कर रही थी, अचानक कहते हैं प्रसव पीड़ा हो जाती है, प्रसव पीड़ा हो जाती है, अत्यधिक प्रसव पीड़ा, मातृ प्रेम की पीड़ा हो जाती है, और वह साल की पीड़ को पकड़ लेती है। इतनी प्रसव पीड़ा, एक पुत्र की प्राप्ति के समय खुशी का जाहिर होता है, वो मातृ प्रेम होता है। बच्चे को जन्म के समय उसने उस पीड़ को, साल की पीड़ को पकड़ लिया, और इस प्रकार साल भंजिका, अर्थात साल का मतलब साल की पीड़ की एक टहनी टूटी हुई। तो ऐसे करके ये आपके वर्तमान में लुम्बिनी ग्राम के संग्रहालय में आज भी रखी हुई है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हुआ। तो कपिल वस्तु ध्यान रखना इसका आंसर। आगे बात करते हैं,
मौर्य काल की संस्कृति थी। बताइए, मौर्य काल की संस्कृति कैसी थी? मेरे मित्रों ध्यान से पढ़ना, मेरे मित्रों ध्यान से पढ़ना, चाय की चुस्की लेते हुए पढ़ना। अदरक की चाय जरूर पी लेना एक बार, ठीक, गला साफ हो जाए फिर पढ़ने लग जाना। ठीक है, मैंने कहा था पढ़ते जाओ, मूड ज़्यादा खराब हुआ तो एक बड़ा प्यारा सा गाना सुन लो और चाय अदरक की, और आराम से पढ़ते जाइए, लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाइए। ठीक है, हाँ जी, तनु जी, योगिता सिंह जी, नीतू सिंह जी, तनु धनकर जी, सोनू जी, दुत सिंह जी, योगिता सिंह जी का आंसर 3 है, गुड़िया जी का 3 है, ठीक है, सोनू जी का 1 है, पिंकी जी का 1 है, बबीता जी का 3 है, एमपी जी का 3 है, निशा जी का 3 है, ब्रजेश जी का 3 है, आकाश जी का 3 है, विजय जी का 3 है, नत्थन जी, पुष्पेन जी, सत्येंद्र जी, ब्रजेंद्र जी, संता जी, पूनम जी, भागेश कुमारी जी, संतोष जी, दिलीप जी, दुराचार जी, तनु जी, अनूप सिंह जी, बबीता जी, जोई लवानिया जी, कपूर चंद जी, IIT जी, बबीता जी, संतोष जी, बहुत बढ़िया, रश्मि जी, रजनी राज जी, भागेश कुमारी, रोतेश कुमारी जी, बहुत बढ़िया रोतेश कुमारी जी, रश्मि जी, आपका सबका आंसर, MP सिंह जी का आंसर, भागेश कुमारी जी का आंसर क्या है? तो मौर्य काल की संस्कृति कैसी थी? मैंने कह दिया था, उत्तर भारत में काली मिट्टी मिलती थी और पॉलिशदार चमकीले कहते हैं, औपदार, औपनार या औपदार। गीता सिंह जी, ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर। रीना जी आपका भी आंसर, राहुल जी आपका आंसर सही है, सोनू जी। तो इस प्रकार उत्तरी और काले कैसे थे? पॉलिश किए हुए मृदभान। आंसर कितना है? 3 है, बहुत बढ़िया आंसर आपका। मैंने बता दिया, उत्तर भारत में काली मिट्टी पाई जाती थी, उस पर पॉलिश ओपनर अर्थात पॉलिश किए हुए मिट्टी के बर्तन, और ये मौर्य काल की संस्कृति थी, अर्थात वहाँ के लोग मिट्टी के बर्तन, काली मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग, कुल्लड़ सकोरा, हम कहे कुल्लड़ सकोरा में हमने, आपने भी खाना खाया होगा, बड़ा मजा आता था, नीचे बैठ करके 5 लगती थी, लेकिन वह समय पता नहीं वो दिन कहाँ चले गए। तो ये आपके 18 आंसर। अब देखिए 19, निम्न में से किसे बौद्ध धर्म की देवी कहा जाता है? बौद्ध धर्म की देवी किसे कहते हैं और मौर्य काल की उत्कृष्ट मूर्ति मानी जाती है? मौर्य काल की उत्कृष्ट मूर्ति आ जाए तो आपको क्या करना है? ठीक है, ध्यान रखना, मैंने कहा दीदारगंज से प्राप्त चवर चांदी की मूर्ति और प्रसिद्ध मूर्ति आ जाए, प्रसिद्ध यक्ष की मूर्ति आ जाए, तो परखम मथुरा की, और ऐसे बौद्ध धर्म की देवी आ जाए, या समृद्धता, ठीक है, योगिता जी का आंसर है, बबीता जी का 2 है, रुद्र सिंह जी का है, संतोष जी का, सरता जी का, कृष्णा का, नत्थन सिंह जी का, जो जी का, MP जी का, वास्तव में नीतू जी का, पिंकी जी, ब्रजेश जी, विजय जी, रश्मि जी, रोतेश जी, निशा जी, बहुत बढ़िया आंसर आपका। ठीक है, तो बौद्ध धर्म की देवी की बात कर रहा हूँ, रोतेश जी, 2-3 बच्चों का थोड़ा सा, संतोष जी आपका 1 बताया, 1 नहीं है, बौद्ध धर्म की देवी पूछ रहे हैं, बौद्ध धर्म की कुल देवी पूछ रहे हैं, बौद्ध धर्म की कुल देवी कौन सी है? गजलक्ष्मी की, गजलक्ष्मी, ध्यान रखना, गजलक्ष्मी की मूर्ति है, जो प्राय कहते हैं, कहा जाता है कि ये प्राय आपकी विदिशा या आपका सांची जो स्तूप है, सांची स्तूप पे इसका आकृति बनी हुई है। ठीक है, साल भंजिका की मूर्ति का भी लटकी मूर्ति, छोटी सी मूर्ति बनी हुई है, सांची के स्तूप पे दोनों है ये। ठीक है, केवल अलग से जो मूर्ति मिली है वो आपकी विदिशा में गजलक्ष्मी के नाम से है, ध्यान रखना। ये आपका 19 हुआ। अब आ जाओ 20 आंसर। मेरे मित्रों इसका आंसर और दे बड़े प्यार से। मैंने जब रिवीजन कराया था, शुरू में जब मैं आया था, मैंने आपको रिवीजन कराया था, जब इसकी कहानी बीच में बताई थी, भारत में मूर्ति कला के बारे में। भारत में मूर्ति कला के वास्तविक स्वरूप की शुरुआत किस काल से मानी जाती है? 3 बजे पॉलिटिकल की क्लास होगी, जिसमें राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां पढ़ाई जाएंगी, थ्योरी पढ़ाई जाएंगी, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, रुद्र सिंह जी, नीतू सिंह जी, संतोष जी, जोई जी, गुड़िया जी, रश्मि जी, नत्थन सिंह जी, सरिता जी, रुद्र सिंह जी, पिंकी जी, कपूर जी, ब्रजेश जी, बबीता जी, सभी का आंसर 3 चल रहा है। विजय जी, अजय जी, ब्रजेश जी, बबीता जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपकी पॉलिटिकल की 3 बजे, जब तक आप अपने जो भी है 1 कप चाय, जो भी है आपका 1 गिलास पानी है, पिए और तैयार होकर के मूड फ्रेश करके आ जाएं। 3 बजे आपकी क्लास होगी और इसका आंसर क्या है? मौर्य काल। मैं आपको नोट यहां करा रहा हूं, नोट ध्यान रखना, नोट आप ध्यान रखें मेरे मित्रों।
2 क्वेश्चन में आपको, ये तो आपका दूसरा नोट हो गया, एक नोट में आपको यहां करा रहा हूं, नोट यहां कर लेना। पहला नोट क्या है, यदि क्वेश्चन आ जाए भारत में मूर्ति कला की शुरुआत, केवल यह आए भारत में मूर्ति कला की शुरुआत या आरंभ, ठीक है, किस काल में माना जाता है? तो ध्यान रखना इसका आंसर आप सिंधु घाटी सभ्यता करना, सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। तो भारत में मूर्ति कला की शुरुआत, मूर्ति कला की शुरुआत कब हुई है? तो शुरू जो आरंभ हुआ है वो सिंधु सभ्यता के समय हुआ है, लेकिन वास्तविक जो स्वरूप वर्तमान का जो मिलता है वो किस काल से मिलता है? मौर्य काल से मिलता है। बिल्कुल आप अपनी नोटबुक में इनको ऐसे ही लिख लेना, इनको ऐसे ही लिख लेना, ठीक है। 3 बजे फिर आपको मिलते हैं